प्राचीन यूनान की धरती, जहां समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती थी और विचारों की लहरें मानव मन को आंदोलित करती थी। ये वो युग था जब दर्शन शास्त्र केवल किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था। इसी युग में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक व्यक्ति ने एक ऐसे दर्शन की नींव रखी जो सदियों तक मानवता को प्रेरित करता रहा। उस व्यक्ति का नाम था ज़ेनो ऑफ सिटियम और उनके दर्शन को हम आज स्टोइसिज्म के नाम से जानते हैं। ये कहानी है ज़ेनो की, उनके जीवन की, उनके विचारों की और उस दर्शन की जो आज भी लाखों लोगों के लिए जीवन का आधार है। ज़ेनो का जन्म सिटियम में हुआ, जो आज का साइप्रस है। तब फोनिशियन और यूनानी संस्कृतियों का एक मिश्रण था। उनके पिता नासियस एक व्यापारी थे जो समुद्र पार माल ले जाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। छोटा ज़ेनो अपने पिता के साथ बंदरगाह पर घंटों बिताता, जहाजों को आते जाते देखता और व्यापारियों की बातें सुनता। ये वही समय था जब ज़ेनो के मन में दुनिया को समझने की जिज्ञासा जागने लगी थी। वो सोचता, क्या जीवन केवल व्यापार और धन कमाने तक सीमित है या इसका कोई गहरा उद्देश्य है? ज़ेनो की किशोरावस्था में एक घटना घटी जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। उनके पिता ने उन्हें एक व्यापारिक यात्रा पर जहाज के साथ भेजा। जहाज में किताबें थी जो यूनानी दार्शनिकों के विचारों से भरी थी, लेकिन तूफान ने जहाज को अपनी चपेट में ले लिया और वो डूब गया। ज़ेनो किसी तरह अपनी जान बचाकर एथेंस के तट पर पहुंचे, लेकिन उनका सारा सामान समुद्र में खो गया। ये वो क्षण था जब ज़ेनो ने पहली बार नियति के सामने अपनी असहायता को महसूस किया। लेकिन क्या वो टूट गए? नहीं, उन्होंने इस हादसे को एक संदेश के रूप में लिया। उन्होंने सोचा, शायद समुद्र ने उन्हें कुछ नया सिखाने के लिए बुलाया है। एथेंस उस समय दर्शन शास्त्र का केंद्र था। वहां प्लेटो की अकादमी थी, अरस्तु का लाइसियम था और सड़कों पर विचारों की बहसें हुआ करती थी। ज़ेनो, जो अब बिना धन और संसाधनों के एक अजनबी थे, ने एथेंस की गलियों में भटकना शुरू किया। एक दिन वो एक किताबों की दुकान पर रुके। वहां उन्होंने सोक्रेट्स के जीवन और विचारों पर आधारित एक किताब देखी जिसे ज़ेनोफन ने लिखा था। सोक्रेट्स की कहानी ने ज़ेनो को गहरे तक प्रभावित किया। सोक्रेट्स, जो सत्य की खोज में अपनी जान तक दे दिए, ज़ेनो के लिए एक प्रेरणा बन गए। उन्होंने दुकानदार से पूछा, ऐसे लोग कहां मिलते हैं जो सोक्रेट्स की तरह जीते हैं? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, बाहर देखो, वहां क्रेट्स जा रहा है। क्रेट्स एक सिनिक दार्शनिक था जो सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वो फटे पुराने कपड़ों में बिना किसी संपत्ति के एथेंस की सड़कों पर रहता था। ज़ेनो ने क्रेट्स को अपना पहला गुरु बनाया। क्रेट्स ने ज़ेनो को सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और सादगी में है। एक बार क्रेट्स ने ज़ेनो को एक मिट्टी का घड़ा बाजार में बेचने भेजा। जब ज़ेनो ने घड़ा बेचने की कोशिश की तो क्रेट्स ने उसे तोड़ दिया और कहा, देखो, ये केवल मिट्टी है, इसे खोने का डर छोड़ दो। ये सबक ज़ेनो के लिए जीवन भर का पाठ बन गया। लेकिन ज़ेनो केवल सिनिक दर्शन तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने एथेंस के अन्य दार्शनिकों से भी सीखा। उन्होंने मेगारा के स्टिल्पो से तर्कशास्त्र सीखा और डायल्स ऑफ मिलेटस से नैतिकता के सवालों पर विचार किया। ज़ेनो का मन एक समुद्र की तरह था जो हर नदी को अपने में समा लेता था। लेकिन वो केवल सीखने तक सीमित नहीं थे। उनके मन में कुछ नया रचने की इच्छा जाग रही थी। वो एक ऐसा दर्शन विकसित करना चाहते थे जो न केवल बौद्धिक बहसों तक सीमित रहे, बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला सिखाए। ज़ेनो ने एथेंस के एक प्रसिद्ध स्थान स्टोआ पोइकाइल यानी रंगीन बरामदा को अपनी शिक्षाओं का केंद्र बनाया। ये वो जगह थी जहां वह अपने शिष्यों और जिज्ञासुओं के साथ विचार विमर्श करते थे। स्टोआ में खड़े होकर ज़ेनो ने अपने दर्शन की नींव रखी। उन्होंने कहा, जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है,
बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना है। यह विचार स्टोइसिज्म का मूल बन गया। ज़ेनो का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण उसका तर्क है और तर्क के माध्यम से ही वो अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है। ज़ेनो की शिक्षाएं उस समय के लिए क्रांतिकारी थी। उन्होंने सिखाया कि बाहरी परिस्थितियां जैसे धन, स्वास्थ्य या सामाजिक स्थिति हमारे सुख को निर्धारित नहीं करती। सच्चा सुख हमारे भीतर है, हमारे विचारों और हमारे दृष्टिकोण में। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, यदि मैं सब कुछ खो दूं तो क्या मैं सुखी रह सकता हूं? ज़ेनो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक तुम्हारा मन तुम्हारा है, कोई तुम्हारा सुख नहीं छीन सकता। इस तरह स्टोआ पोइकाइल में ज़ेनो ने एक नए दर्शन की शुरुआत की। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। उनके विचारों को और गहराई देने का काम उनके शिष्यों ने किया और स्टोइसिज्म धीरे धीरे एक विश्व दर्शन बन गया। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ज़ेनो के विचारों ने उनके समकालीन समाज को प्रभावित किया और कैसे उनके शिष्यों ने इस दर्शन को और समृद्ध किया। तब तक ज़ेनो की इस पहली कहानी को अपने मन में संजोए रखें, क्योंकि ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि मानवता के एक विचार की है जो आज भी जीवित है। एथेंस की हलचल भरी गलियों में जहां विचारों की गूंज हर कोने में सुनाई देती थी, ज़ेनो ऑफ सिटियम ने स्टोआ पोइकाइल को अपना घर बना लिया था। यह रंगीन बरामदा अब केवल एक स्मारक नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां लोग जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोजने आते थे। ज़ेनो की शिक्षाएं धीरे धीरे फैल रही थी और उनके विचार न केवल बुद्धिजीवियों को बल्कि आम लोगों को भी आकर्षित कर रहे थे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। ज़ेनो को अपने समय के समाज और दार्शनिकों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह कहानी है उनके दर्शन के विकास की, उनके शिष्यों की और उस समाज की जिसने स्टोइसिज्म को आकार दिया। ज़ेनो का दर्शन, जिसे हम स्टोइसिज्म कहते हैं, 3 मुख्य हिस्सों पर आधारित था: तर्कशास्त्र, भौतिकी और नैतिकता। उनके लिए तर्कशास्त्र मन को स्पष्टता देता था, भौतिकी प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने का रास्ता थी और नैतिकता जीवन जीने की कला सिखाती थी। ज़ेनो का मानना था कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना ही सच्चा सुख है। लेकिन यह विचार उस समय के एथेंस में क्रांतिकारी था, जहां लोग सुख को धन, शक्ति और भौतिक सुखों से जोड़ते थे। ज़ेनो की शिक्षाओं का एक अनोखा पहलू था उनकी सादगी। वो जटिल दार्शनिक बहसों में नहीं उलझते थे। इसके बजाय वो कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते थे। एक बार एक युवा शिष्य ने उनसे पूछा, मैं डर और चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूं? ज़ेनो ने उसे एक पत्थर उठाने को कहा और पूछा, क्या यह पत्थर तुम्हें डराता है? शिष्य ने हंसते हुए कहा, नहीं। ज़ेनो ने जवाब दिया, फिर डर उस पत्थर में नहीं, तुम्हारे मन में है। अपने विचारों को बदलो और डर गायब हो जाएगा। यह छोटा सा उदाहरण ज़ेनो की शिक्षाओं का सार था। हमारी भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम है और विचारों पर हमारा नियंत्रण है। लेकिन ज़ेनो के विचारों को सभी ने स्वीकार नहीं किया। उस समय एथेंस में एपिकुरियन दर्शन का बोलबाला था, जो सुख को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता था। एपिकुरियनों का मानना था कि सुख शारीरिक और मानसिक आनंद से आता है। ज़ेनो इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि सुख केवल आनंद में नहीं बल्कि गुणपूर्ण जीवन में है। ये मतभेद कई बार तीखी बहसों का रूप ले लेता था। एक बार स्टोआ में एक एपिकुरियन दार्शनिक ने ज़ेनो से कहा, तुम लोगों को सुख से वंचित कर रहे हो। ज़ेनो ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं लोगों को सुख नहीं बल्कि उस सुख को दे रहा हूं जो कोई छीन नहीं सकता। ज़ेनो की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही उनके शिष्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। इनमें से कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्होंने स्टोइसिज्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनमें से एक थे क्लिएंथेस, जो बाद में स्टोआ के प्रमुख बने। क्लिएंथेस एक गरीब परिवार से थे और रात में पानी ढोकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। उनकी मेहनत
और समर्पण ने ज़ेनो को प्रभावित किया। क्लिएंथेस ने ज़ेनो के भौतिकी और नैतिकता के विचारों को और गहराई दी। एक अन्य शिष्य थे क्रिसिपस, जिन्हें बाद में स्टोइसिज्म का दूसरा संस्थापक कहा गया। क्रिसिपस ने ज़ेनो के तर्कशास्त्र को व्यवस्थित किया और स्टोइक दर्शन को एक ठोस ढांचा प्रदान किया। ज़ेनो का प्रभाव केवल उनके शिष्यों तक सीमित नहीं था। एथेंस का समाज, जो राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक परिवर्तनों से जूझ रहा था, ज़ेनो के विचारों में सांत्वना पा रहा था। उस समय यूनान पर मकदूनियाई शासन का प्रभाव बढ़ रहा था और लोग अपनी स्वतंत्रता खोने के डर से ग्रस्त थे। ज़ेनो की शिक्षाएं उन्हें सिखाती थी कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आंतरिक स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता। एक बार एक सैनिक जो युद्ध से लौटा था, स्टोआ में ज़ेनो से मिलने आया। उसने कहा, मैंने युद्ध में सब कुछ खो दिया, अब मैं क्या करूं? ज़ेनो ने जवाब दिया, तुमने जो खोया वो तुम्हारा नहीं था। जो तुम्हारा है, तुम्हारा मन, तुम्हारा गुण, वो अभी भी तुम्हारे पास है। ज़ेनो की शिक्षाएं धीरे धीरे एथेंस की सीमाओं को पार करने लगी। उनके विचारों ने न केवल यूनानी समाज को, बल्कि रोमन साम्राज्य के भविष्य को भी प्रभावित किया। लेकिन ज़ेनो का व्यक्तिगत जीवन उतना ही सादा रहा जितना उनके विचार। वो साधारण कपड़े पहनते थे, सस्ता भोजन करते थे और अपने शिष्यों के साथ खुले मन से बात करते थे। उनकी सादगी ही उनकी ताकत थी। एक बार एक अमीर व्यापारी ने ज़ेनो को भव्य भोज पर आमंत्रित किया। ज़ेनो ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मेरे विचारों का स्वागत न हो। ज़ेनो का जीवन और उनके विचार उस समय के समाज के लिए एक दर्पण थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी शांति और संतुलन पाया जा सकता है। लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ज़ेनो के शिष्यों ने उनके दर्शन को और समृद्ध किया और कैसे स्टोइसिज्म ने रोमन साम्राज्य में अपनी जगह बनाई। तब तक ज़ेनो की इस दूसरी कहानी को अपने मन में रखें, क्योंकि ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत हमारे भीतर छिपी है। एथेंस की सड़कों पर अब ज़ेनो का नाम एक परिचित गूंज बन चुका था। स्टोआ पोइकाई, वो रंगीन बरामदा, अब केवल एक विचारों का केंद्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहां लोग अपने जीवन को नया अर्थ देने आते थे। ज़ेनो ऑफ सिटियम ने स्टोइसिज्म की नींव रखी थी, लेकिन यह दर्शन अब उनके शिष्यों के हाथों में था, जो इसे नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे। यह कहानी है स्टोइसिज्म के विकास की, ज़ेनो के शिष्यों की और उस बदलते युग की जिसमें यह दर्शन रोमन साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था। ज़ेनो के बाद स्टोआ का नेतृत्व उनके शिष्य क्लिएंथेस ने संभाला। क्लिएंथेस कोई विद्वान परिवार से नहीं थे। वो एक साधारण मजदूर थे जो दिन में मेहनत करते और रात में ज़ेनो की शिक्षाओं को आत्मसात करते। उनकी सादगी और समर्पण ने उन्हें ज़ेनो का सबसे प्रिय शिष्य बनाया। क्लिएंथेस ने ज़ेनो के दर्शन को और गहराई दी, खासकर भौतिकी और धर्म के क्षेत्र में। उनका मानना था कि ब्रह्मांड एक जीवित इकाई है और ये ईश्वरीय तर्क से संचालित होता है। क्लिएंथेस ने ज़ेनो के विचार को और स्पष्ट करते हुए कहा, प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना ही ईश्वर के साथ सामंजस्य में जीना है। क्लिएंथेस की शिक्षाएं भावनात्मक थी। वो कविताओं और भजनों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते थे। उनका एक प्रसिद्ध भजन ज़्यूस को प्रार्थना स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इस भजन में उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों और मानव जीवन के उद्देश्य को एक काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, क्या ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है? क्लिएंथेस ने जवाब दिया, ईश्वर ब्रह्मांड का तर्क है। वो प्रार्थनाएं नहीं सुनता, बल्कि हमारे कर्मों को देखता है। ये विचार स्टोइसिज्म के उस पहलू को उजागर करता था जो कर्म और आत्मनियंत्रण पर जोर देता था। लेकिन स्टोइसिज्म को उसका सबसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है क्रिसिपस को। क्रिसिपस, जो क्लिएंथेस के शिष्य थे,
एक तेज तर्रार तर्कशास्त्री थे। कहा जाता है कि अगर क्रिसिपस न होते तो स्टोइसिज्म का वजूद ही नहीं होता। क्रिसिपस ने ज़ेनो और क्लिएंथेस के विचारों को एक ठोस ढांचे में ढाला। उन्होंने तर्कशास्त्र को इतना विकसित किया कि वो स्टोइक दर्शन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। क्रिसिपस का कहना था कि तर्क हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति देता है और यही शक्ति हमें स्वतंत्र बनाती है। क्रिसिपस ने स्टोइक दर्शन को 3 हिस्सों तर्कशास्त्र, भौतिकी और नैतिकता में और स्पष्ट रूप से विभाजित किया। उन्होंने लिखा, जैसे एक अंडे में सफेदी, जर्दी और छिलका होता है, वैसे ही स्टोइक दर्शन के 3 हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं। क्रिसिपस ने यह भी सिखाया कि भावनाएं हमारे निर्णयों का परिणाम है। अगर हम गलत निर्णय लेते हैं तो हमें क्रोध, डर या दुख जैसी भावनाएं होती है। इसलिए सही निर्णय लेने की कला ही सुखी जीवन की कुंजी है। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, क्या हम भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं? क्रिसिपस ने जवाब दिया, मुक्त नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। भावनाएं पानी की तरह हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन नहर में डाला जा सकता है। ज़ेनो के समय से ही स्टोइसिज्म का प्रभाव एथेंस की सीमाओं को पार कर चुका था। अब यह रोमन साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था, जो उस समय अपनी शक्ति के चरम पर था। रोमन समाज जो युद्धों और राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा था, स्टोइसिज्म में एक नई रोशनी देख रहा था। रोमन लोग स्टोइक दर्शन कीता से प्रभावित थे। यह दर्शन उन्हें सिखाता था कि कैसे वे युद्ध, हानि और अनिश्चितता के बीच भी शांत रह सकते हैं। रोमन साम्राज्य में स्टोइसिज्म को अपनाने वालों में से एक थे गायस म्यूसोनियस रूफस, जो बाद में एक प्रमुख स्टोइक दार्शनिक बने। म्यूसोनियस ने ज़ेनो के विचारों को रोमन जीवन शैली में ढाला। उन्होंने सिखाया कि स्टोइसिज्म केवल दार्शनिकों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति, चाहे वो सैनिक हो, व्यापारी हो या गृहस्थ, के लिए है। म्यूसोनियस ने कहा, स्टोइसिज्म एक कवच है जो तुम्हें जीवन की हर लड़ाई में बचाता है। ज़ेनो का प्रभाव अब केवल उनके शब्दों तक सीमित नहीं था। उनके विचार उनके शिष्यों के माध्यम से जीवित थे, लेकिन ज़ेनो का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक था। वो अपने अंतिम दिनों तक सादगी से रहे। कहा जाता है कि ज़ेनो की मृत्यु एक छोटी सी दुर्घटना के कारण हुई। वो स्टोआ से बाहर निकलते समय गिर गए और उनकी उंगली टूट गई। ज़ेनो ने इसे नियति का संकेत माना। उन्होंने कहा, मुझे बुलाया जा रहा है, और स्वेच्छा से भोजन करना बंद कर दिया। ये उनकी आखिरी स्टोइक शिक्षा थी, मृत्यु को भी शांति और गरिमा के साथ स्वीकार करना। ज़ेनो की मृत्यु के साथ ही स्टोआ का एक युग समाप्त हुआ, लेकिन स्टोइसिज्म का प्रभाव बढ़ता गया। रोमन साम्राज्य में यह दर्शन न केवल बुद्धिजीवियों बल्कि सम्राटों तक पहुंचा। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे स्टोइसिज्म ने रोमन समाज को आकार दिया और कैसे मार्कस ऑरेलियस जैसे सम्राट ने इसे अपने जीवन का आधार बनाया। तब तक ज़ेनो की इस तीसरी कहानी को अपने मन में रखें, क्योंकि ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दर्शन वह है जो विचारों को कर्म में बदल देता है। ज़ेनो ऑफ सिटियम की मृत्यु के बाद स्टोआ पोइकाइल की गूंज शांत नहीं हुई। उनके विचार, जो कभी एथेंस की गलियों में एक छोटी सी चिंगारी थे, अब रोमन साम्राज्य के विशाल विस्तार में एक ज्वाला बन चुके थे। स्टोइसिज्म, जो ज़ेनो ने सादगी और तर्क के साथ शुरू किया था, अब न केवल दार्शनिकों बल्कि सैनिकों, व्यापारियों और यहां तक कि सम्राटों के जीवन का हिस्सा बन रहा था। यह कहानी है स्टोइसिज्म के रोमन युग की, उन महान व्यक्तित्वों की जिन्होंने इसे अपनाया, और उस दर्शन की जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। रोमन साम्राज्य उस समय अपनी शक्ति के चरम पर था, लेकिन यह शक्ति अपने साथ अस्थिरता और नैतिक पतन भी लाई थी। युद्ध, राजनीतिक षड्यंत्र और सामाजिक असमानता ने रोमन समाज को अंदर से खोखला कर दिया था। ऐसे में स्टोइसिज्म एक ऐसी रोशनी बनकर उभरा जो लोगों को आंतरिक शांति और नैतिक दृढ़ता का रास्ता दिखाता था। ज़ेनो का मूल विचार प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना
और आत्मनियंत्रण के माध्यम से सुख प्राप्त करना रोमनों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक था। इस युग के सबसे प्रमुख स्टोइक दार्शनिकों में से एक थे सेनेका, लुसियस एनियस सेनेका, जिन्हें सेनेका द यंगर के नाम से जाना जाता है। एक धनी रोमन सलाहकार, नाटककार और सम्राट नीरो के सलाहकार थे। सेनेका ने स्टोइसिज्म को रोमन अभिजात वर्ग के बीच लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अपने पत्रों और निबंधों में ज़ेनो के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। सेनेका ने लिखा, जीवन एक तूफानी समुद्र की तरह है। स्टोइसिज्म वो नाव है जो तुम्हें तट तक ले जाती है। उनके प्रसिद्ध लेटर्स टू ल्यूसिलियस में उन्होंने रोजमर्रा के जीवन में स्टोइक सिद्धांतों को लागू करने के तरीके बताए। सेनेका का जीवन विरोधाभासों से भरा था। वो एक तरफ धन और शक्ति के बीच रहते थे और दूसरी तरफ सादगी और आत्मनियंत्रण की वकालत करते थे। एक बार एक आलोचक ने उनसे पूछा, तुम धन की निंदा करते हो, फिर भी खुद धनी हो, ये पाखंड नहीं है? सेनेका ने जवाब दिया, धन का होना गलत नहीं है, उसे अपने मन पर हावी होने देना गलत है। सेनेका ने सिखाया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, सच्चा स्टोइक अपने मन को शांत और गुणवान रखता है। स्टोइसिज्म का प्रभाव केवल अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं था। एक अन्य महान स्टोइक थे एपिक्टेटस, जो कभी एक गुलाम थे। एपिक्टेटस का जीवन ज़ेनो के दर्शन का जीवंत उदाहरण था। गुलामी की कठोर परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण रखा। एक बार उनके मालिक ने उनकी टांग तोड़ दी, लेकिन एपिक्टेटस ने बिना शिकायत के कहा, तुम मेरे शरीर को चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरे मन को नहीं। बाद में जब उन्हें आजादी मिली, उन्होंने स्टोइसिज्म की शिक्षा देना शुरू किया। एपिक्टेटस ने सिखाया, केवल वही चीजें तुम्हारी हैं जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे कर्म। बाकी सब नियति के हाथ में है। लेकिन स्टोइसिज्म का सबसे शानदार उदाहरण थे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस। मार्कस, जिन्हें दार्शनिक सम्राट कहा जाता है, रोमन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। फिर भी उन्होंने स्टोइसिज्म को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने अपनी डायरी, जिसे आज मेडिटेशंस के नाम से जाना जाता है, में ज़ेनो के विचारों को गहराई से आत्मसात किया। मार्कस ने लिखा, तुम्हारे पास हर सुबह यह शक्ति है कि तुम अपने मन को शांत और संतुलित रखो। कोई भी बाहरी चीज तुम्हारा सुख नहीं छीन सकती। युद्ध के मैदानों में जहां वो साम्राज्य की रक्षा कर रहे थे, मार्कस रात में अपनी डायरी में स्टोइक सिद्धांतों पर विचार करते थे। मार्कस का जीवन स्टोइसिज्म की कठिन परीक्षा थी। उन्हें महामारी, विद्रोह और अपने बेटे के गलत निर्णयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने ज़ेनो के सिद्धांतों का पालन किया। नियति को स्वीकार करो, लेकिन अपने गुणों पर अडिग रहो। एक बार एक सैनिक ने उनसे पूछा, जब सब कुछ बर्बाद हो रहा हो तो शांत कैसे रहा जाए? मार्कस ने जवाब दिया, जो तुम बदल सकते हो उसे बदलो, जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो और दोनों के बीच अंतर समझो। रोमन समाज में स्टोइसिज्म का प्रभाव गहरा था। यह दर्शन न केवल व्यक्तिगत जीवन को, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नैतिकता को भी प्रभावित कर रहा था। स्टोइक दार्शनिकों ने समानता और न्याय के विचारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य, चाहे वे गुलाम हो या सम्राट, एक ही ब्रह्मांडीय तर्क का हिस्सा है। यह विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था, जब गुलामी और सामाजिक असमानता आम थी। ज़ेनो का दर्शन, जो कभी एक छोटे से बरामदे में शुरू हुआ था, अब रोमन साम्राज्य के हर कोने में फैल चुका था। लेकिन यह केवल इसकी शुरुआत थी। स्टोइसिज्म का प्रभाव सदियों तक जीवित रहा और यह आधुनिक युग में भी प्रासंगिक है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ज़ेनो का दर्शन समय के साथ विकसित हुआ और आज के युग में भी लोगों को प्रेरित कर रहा है। तब तक इस चौथी कहानी को अपने मन में रखें, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि सच्चा दर्शन वह है जो हर युग और हर परिस्थिति में जीवित रहता है।
ज़ेनो ऑफ सिटियम की आवाज, जो कभी एथेंस के स्टोआ पोइकाइल में गूंजी थी, अब समय और स्थान की सीमाओं को पार कर चुकी थी। स्टोइसिज्म, जो एक साधारण व्यापारी के बेटे के विचारों से शुरू हुआ, रोमन साम्राज्य के सम्राटों से लेकर आधुनिक युग के विचारकों तक हर युग में जीवित रहा। ये अंतिम भाग है ज़ेनो की कहानी का, जो हमें बताता है कि कैसे उनका दर्शन सदियों तक टिका रहा और आज भी ये हमारे जीवन को कैसे प्रेरित करता है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद स्टोइसिज्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। मध्य युग में ईसाई धर्म के उदय के साथ कई यूनानी और रोमन दर्शन पृष्ठभूमि में चले गए, लेकिन स्टोइसिज्म पूरी तरह गायब नहीं हुआ। इसके विचार ईसाई धर्मशास्त्र में समा गए। सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस के लेखन को संरक्षित किया गया और उनके विचारों ने मध्य युगीन विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए संत ऑगस्टाइन जैसे ईसाई दार्शनिकों ने स्टोइक नैतिकता के कुछ पहलुओं को अपनाया, जैसे आत्मनियंत्रण और नियति के प्रति समर्पण। पुनर्जागरण के दौरान स्टोइसिज्म ने एक बार फिर से जोर पकड़ा। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों को पुनर्जन्म दिया और सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस की रचनाएं यूरोप के बुद्धिजीवियों के बीच लोकप्रिय हो गई। इस युग के दार्शनिक जैसे मिशेल डी मॉन्टेन ने स्टोइक विचारों को अपने लेखन में शामिल किया। मॉन्टेन ने लिखा, जीवन की कला यह है कि हम हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखें। यह विचार सीधे ज़ेनो की शिक्षाओं से प्रेरित था। आधुनिक युग में स्टोइसिज्म ने एक नया रूप लिया। 19वीं और 20वीं सदी में जब दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन, युद्धों और सामाजिक परिवर्तनों से गुजर रही थी, स्टोइसिज्म ने लोगों को फिर से प्रेरित किया। दार्शनिकों और लेखकों ने ज़ेनो के विचारों को नई पीढ़ी के लिए पुनर्जनन किया। उदाहरण के लिए राल्फ वाल्डो इमर्सन जैसे विचारकों ने आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत नैतिकता पर जोर दिया, जो स्टोइक सिद्धांतों से मेल खाता था। 20वीं सदी में स्टोइसिज्म ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपनी जगह बनाई। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (सीबीटी), जो आज मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख दृष्टिकोण है, स्टोइक दर्शन से गहरे रूप से प्रभावित है। सीबीटी का मूल विचार यह है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम है और विचारों को बदलकर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये विचार ज़ेनो और क्रिसिपस की शिक्षाओं का आधुनिक रूप है। एक मनोवैज्ञानिक ने एक बार कहा, ज़ेनो ने हजारों साल पहले वो समझ लिया था जो हम आज क्लिनिक में सिखाते हैं। 21वीं सदी में स्टोइसिज्म ने एक अभूतपूर्व पुनर्जनन देखा। किताबें, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से स्टोइक दर्शन फिर से लोकप्रिय हो गया। रयान हॉलिडे की किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे और टिम फेरिस जैसे लेखकों ने स्टोइसिज्म को आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिक बनाया। लोग जो तेज रफ्तार दुनिया में तनाव और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, स्टोइसिज्म में जवाब खोज रहे हैं। एक युवा उद्यमी ने एक बार कहा, जब मेरा स्टार्टअप असफल हो रहा था, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस ने मुझे सिखाया कि असफलता मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण मेरे नियंत्रण में है। ज़ेनो का दर्शन आज भी प्रासंगिक है क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य पर आधारित है। चाहे वो प्राचीन एथेंस हो, रोमन साम्राज्य हो या आधुनिक विश्व, जीवन हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहा है। ज़ेनो ने हमें सिखाया कि हम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार ज़ेनो ने अपने शिष्यों से कहा था, सुख एक बगीचा है, तुम मौसम को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम बीज बो सकते हो और उनकी देखभाल कर सकते हो। यह सादा सा विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ज़ेनो की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक विचार की कहानी है जो समय के साथ विकसित हुआ, फिर भी अपने मूल में वही रहा। स्टोआ पोइकाइल अब भले ही खंडहर हो, लेकिन ज़ेनो की शिक्षाएं हर उस व्यक्ति के मन में जीवित है जो जीवन को शांति और गरिमा के साथ जीना चाहता है। आज जब हम तनाव, असफलता या अनिश्चितता का सामना करते हैं, तो ज़ेनो की आवाज हमें याद दिलाती है,
जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे करो, बाकी को नियति पर छोड़ दो। ज़ेनो ऑफ सिटियम की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दर्शन किताबों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में जीवित रहता है। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, हर उस क्षण में जब हम अपने डर पर काबू पाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को अर्थ देते हैं। ज़ेनो की कहानी खत्म नहीं हुई है, वो हर उस व्यक्ति में जीवित है जो स्टोइक बनने की हिम्मत रखता है।